देखिए आज हम लोग नेट के पेपर का क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं रेगुलरली क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि नेट का पेपर जून में है, ठीक है। और जून में हो सकता है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर आपका जून में आने वाला है। तो आपको कंसेप्ट तो करना ही है, आप बुक पढ़ रहे होंगे, सिलेबस पढ़ रहे होंगे, साथ साथ आपको PYQs भी करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी मैं डेली PYQs करवा रही हूँ, जो कि सारा मिक्स है। टोटल 10 हम लोग का इकोनॉमिक्स है। 10 जितने भी सब्जेक्ट है उन सब में से मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स, ठीक है। आपके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो कब आएगी, सब कुछ इसी में है। तो फुल पैकेज आपको इसी में मिलेगा और साथ साथ ये फ्री ऑन कॉस्ट है, तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। और मैं जितने भी वीडियोस अभी बन रहे हैं सब वीडियोस मैं UGC नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज में ऐड कर दूंगी, उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। सेकेंड मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको ले लिया, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। NSSO से मैंने क्वेश्चन ले लिया। इससे मतलब दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं एकदम डिफरेंट है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स से, एक इंडियन इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई द मेथड नॉट, आप फोकस करिए नॉट पे, ठीक है। किस पे फोकस करना है, यहाँ पे है नॉट, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, डायरेक्ट आप टिक लगा देंगे, वैसे नहीं करना है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, मतलब कि आइडेंटिफाई द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन बाय NSSO ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन के लिए कुछ बना था कंटेंट्स, ठीक है। उसमें से कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि NSSO की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ मेथड्स बने थे, ठीक है। मेथड्स यूज हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन करने के लिए, कुछ मेथड यूज हुए थे जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कौन से मेथड हैं, ठीक है। तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से मेथड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें करंट मंथली स्टेटस, ठीक है। अगर हम बात करें करंट मंथली स्टेटस, मतलब कि अगर एक ये मंथली स्टेटस की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी मंथली नहीं था, वीकली था, ठीक है, डेली था, तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें करंट डेली स्टेटस, ठीक है, तो अगर कोई एक इंसान, कोई भी इंसान, ठीक है, जो हमारे कंट्री में रहता है, कोई भी इंसान अगर एक दिन में 4 घंटा, एक दिन में कम से कम 4 घंटा या उससे ज्यादा, ठीक है, 4 आवर्स और मोर अगर वो काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। 4 घंटा या उससे ज्यादा वो काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेली स्टेटस, ठीक है, जो कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन के द्वारा के अंदर में आता है, ठीक है। NSSO ने जो अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन बनाया, इसके अंदर ये आता है करंट डेली स्टेटस, ठीक है। एक दिन में 4 घंटा या उससे ज्यादा काम कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन हम बोले करंट वीकली स्टेटस की, अगर कोई इंसान एक सप्ताह में, मतलब पूरा एक वीक में, एक वीक का किसी एक दिन का अगर वो 1 घंटा भी काम कर रहा है तो वो क्या है, वो एम्प्लॉयड कहलाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया यहाँ पे डेली स्टेटस क्या है। अगर कोई आदमी एक वीक का, ठीक है, एक वीक मतलब पूरे 7 दिन में से किसी एक दिन का 1 घंटा भी अगर वो काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयड कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला बनाया गया, ठीक है, करंट वीकली स्टेटस बनाया गया, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस ये भी बनाया गया है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूजुअली जो एम्प्लॉयड है वो सब एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये तीनों बनाया गया, ठीक है, NSSO के द्वारा, लेकिन करंट मंथली स्टेटस नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई स्टेटस नहीं है NSSO के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट टेस्ट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1।
क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्या, नॉट, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते, आपको यहाँ पर जो जितने भी दिए हुए 4 ऑप्शन, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, सपोज कि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैंने यहाँ वहां पर ये पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम बात करें करेक्ट सीक्वेंस की, तो सबसे छोटा से बड़ा बनाना, ठीक है। सबसे छोटा कौन होता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। सबसे छोटा होता है रिवर्स रेपो रेट, सबसे छोटा है आपका रिवर्स रेपो रेट। मैं ऐसे शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से पैसे ले लेता है सेंट्रल बैंक। क्यों लेता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है और उसको अब्जॉर्ब करना, अगर लिक्विडिटी अब्जॉर्ब नहीं करे तो क्या होता है कि इन्वेस्टर लोग बहुत ज़्यादा ही लोन डिमांड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करता है यहाँ पर कि कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक पैसे दे देता है सेंट्रल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक किसको देता है, सेंट्रल बैंक को पैसे दे देता है अपने बैंक की लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। रेपो रेट जैसे कि अगर शॉर्टेज हो जाए बैंक में, फंड का शॉर्टेज हो जाता है, तो क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक अपने सिक्योरिटीज को सेल करके पैसे ले लेता है, किससे, सेंट्रल बैंक से, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो सबसे छोटा है आपका ये रेपो रेट है, ये क्या है, रिवर्स रेपो रेट, सबसे छोटा आपका रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद है आपका रेपो रेट, उसके बाद है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उससे थोड़ा बड़ा, और उससे थोड़ा बड़ा है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो पहले रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद रेपो रेट, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके बाद स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आंसर 4 इज करेक्ट, आंसर 4 इज करेक्ट। बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक इज यूज्ड टू, ठीक है। तो ये जो बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक है, ये क्यों यूज होता है, ठीक है। तो इसका यूज होता है obtain sampling distribution of parameter of interest, ठीक है। तो बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्टली आंसर मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपका क्या है, बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक इज यूज्ड टू obtain sampling distribution of parameters of interest, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग और फोर्थ भी। टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ पाई इज रॉन्ग, ठीक है। टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन ये भी रॉन्ग है, और टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म्स ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग क्यों यूज करते हैं, ऑब्टेन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, और पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ कॉम्पनसेशन वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया हो, इसका मतलब आपको कुछ नहीं सोचना है, कार्डर पे टिक लगा देना है। फिर भी क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि विच सेज दैट स्टेट ए, ठीक है, स्टेट ए इज सोशली प्रिफरेबल टू स्टेट बी, ठीक है, इफ दोज हु गेन फ्रॉम द चेंज कैन कॉम्पनसेट, ठीक है, चेंज होगा वो कॉम्पनसेट करेगा यूजर को, एंड येट एंड अप विथ सरप्लस, ठीक है,
वेलफेयर गेन टू एट्रीब्यूटेड। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया का आपने डेफिनेशन पढ़ा है, उसका मेन इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आप फट से कर लेंगे। और एक वर्ड काफी, कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, ये यहाँ पे इतने सारे इकोनॉमिस्ट के नाम थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? कार्ल्डर। तो आंसर इज टू कार्ल्डर। और इसका आंसर भी क्या था? 2 था। बूटस्ट्रैपिंग का ऑब्टेन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों टाइम में क्विज के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके पीवाईक्यूज से रिलेटेड है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, तो उसे भी देखा करिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, इकोनॉमिक्स के, बीए के, कहीं के भी है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा।